गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 फंक्शन को पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, फलन की पहचान आप कैसे करेंगे परिभाषा के आधार पर। तो आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विभिन्न प्रकार के फलन दिए गए हैं और उन फलनों का प्रांत ज्ञात करना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 12। बच्चों, प्रांत की एक परिभाषा और भी है। x के उन सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन पूर्णतः परिभाषित हो, फलन का प्रांत कहलाता है। अब यदि आपका फलन फ्रैक्शनल है, भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो उसके परिभाषित होने और न होने का जिम्मेदार केवल एक टर्म होता है, उसका हर। अंश अप्रभावित है, अंश कुछ भी लिखिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। अब x के किन मानों के लिए हर शून्य हो रहा है उसे निकाल दिया जाए तो जो बचेगा सब प्रांत हो जाएगा। तो आइए देखिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2। अब आप अगर जीरो करेंगे तो दो वैल्यू आपको मिलेगी 6 और 2, यानी दो मान है 6 और 2, जिसके लिए अगर आप यहाँ 6 रखेंगे तब भी शून्य हो जाएगा, 2 रखेंगे तब भी शून्य होगा, यानी 6 और 2 के लिए यह फलन अपरिभाषित हो जाएगा। अब प्रांत क्या हुआ, इसलिए प्रांत हो गया r माइनस 6, 2। x के सारे मान 6 और 2 को छोड़ के ले लीजिए, सब प्रांत है, सब डोमेन है इसका। ये सीखना चाहिए भिन्न भिन्न स्थितियों में। इसी का दूसरा देख लीजिए, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 2, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 f(x) इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो आपको मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस 1। अब यहां जीरो होगा ही नहीं, कोई भी मान ले लेंगे तो आप जीरो नहीं होगा। ये भाई आप हो सकता है x बराबर 2 ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो के अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, वास्तविक और अवास्तविक। जैसे x का मान अगर हम 2 से छोटा लें तो ये अवास्तविक संख्या मिलेगी, और यहां 1 से छोटा ले लें तो अवास्तविक संख्या मिल जाएगी। अर्थात ऐसी स्थिति में आपका जो प्रांत होगा, प्रांत ये क्या होगा, x is such that x is greater than 2, यानी x का मान 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2।
2 से बड़ा। अब आप देख 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कभी भी न तो ये शून्य होगा और न ही ये अवास्तविक संख्या होगी। 2 से बड़े सभी वास्तविक मान, सभी जो है आप लिख दीजिए वेयर x इज एलिमेंट ऑफ r। यानी 2 से बड़े जितने भी वास्तविक संख्या है सब इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो इस तरह ये देखिए एक सवाल और देख लीजिए, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 और शायद 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ही रूट में नहीं है, ऐसे कुछ दिख रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका प्रांत क्या बनेगा, इसका प्रांत देखिए क्या बना, 1 से बड़ा, यानी हम प्रांत ले सकते हैं 1 एंड इंफिनिटी तक ले सकते हैं। भाई ओपन इंटरवल है तो 1 को तो लेंगे नहीं, 1 के बाद 1 से बड़ा कोई भी मान, और कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट, तो 1 0 मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका प्रांत बन जाएगा। तो ये सब चीजें डिस्कसिंग है। अच्छा, इसी प्रकार आइए जरा देखिए प्रश्न नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, प्रांत और परिसर। प्रांत तो समझ गए आप, x के मान प्रांत होते हैं। परिसर क्या होगा, उन्हीं मानों के सापेक्ष y के जो मान मिलते हैं वो परिसर कहलाते हैं, वो परिसर है, प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे लिखा है मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 का प्रांत एवं परिसर बताइए। जरा पक्षांतर करिए तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। अब आप ध्यान से देखिए तो लेने को तो स्वतंत्र है, आप कोई भी मान x का ले लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका प्रांत जो हो गया, प्रांत तो r हो गया, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हो। किंतु जब आप परिसर प्राप्त करोगे, परिसर, तो परिसर के लिए जरा देखिए, कोई भी मान लेंगे तो सॉल्व करने पर ऋणात्मक वैल्यू आएगी, यानी जो वास्तविक संख्या मिलेगी, जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हो r माइनस या r माइनस r प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी वास्तविक धन वास्तविक संख्याओं को छोड़ के बाकी जो भी चीजें मिलेंगी सब आपका परिसर होगा। तो इस तरह। और आइए देखिए एक आध क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, एक सवाल देखिए दिया है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका प्रांत निश्चित रूप से r माइनस 1 होगा। एक नहीं ले सकते, एक लोगे तो 0 करके ये अपरिभाषित कर देगा। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर जरा देखिए। अब इसके 2 वैल्यू होते हैं, आप इसको मॉडुलस का यानी माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 1 एंड x माइनस 1 अपान x माइनस 1, यानी 2 तरह की मान होते हैं। यानी काटेंगे तो अब आप कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू ले ले एक को छोड़ के, तो अब आप देखिए क्या मिलेगा आपको। अगर आप लेते हैं 2, चलिए तो 2 ऋण 1 बटे 2 ऋण 1, 1 बटे 1, उत्तर क्या मिला 1। लेकिन माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो ये माइनस 3 तो प्लस 3, और वो माइनस 3 डिवाइड करेंगे माइनस 1। यानी कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तो आपका जो परिसर है वो हमेशा -1 और 1 में ही आएगा। इसलिए परिसर आप क्या लिखेंगे, -1 एंड 1। कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे यही आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों समान है।
तो इस तरह बच्चों तमाम अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप ऐसे आपको सॉल्व करना चाहिए। आइए प्रश्न नंबर, मैं उम्मीद करता हूं बाकी आप ऐसे करेंगे। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13। ए इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एक सेट है और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f is such that a tends to n। इसका मतलब होता है इस समुच्चय से और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध इस प्रकार बनाया गया है कि fx इज इक्वल टू n का fx इक्वल टू n का महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा परिभाषित है। तो f का परिसर बताइए। प्रांत पूछा जाता तो प्रांत तो इसी में मिलता, यही होता, लेकिन परिसर है। तो जब परिसर आप निकालेंगे, परिसर, तो जरा अभाज्य गुणनखंड देखिए ध्यान से। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 बराबर 3 गुणे 3, 1 गुणे 3 गुणे 3। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 स्वयं भाज्य है, हमको अभाज्य चाहिए, बाकी 11 है, सब है। तो अब जब हम परिसर बनाएंगे, परिसर, तो देखिए हमने ले लिया 1, हमने ले लिया 3, यह अभाज्य है और सब इसी के गुणनखंड है और प्राकृतिक संख्या है। हमने ले लिया 5, हमने ले लिया 11 और हमने ले लिया 13। अब ये सब के सब आपके ए से हैं भी और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, अभाज्य भी है और इन्हीं के गुणनखंड भी हैं। आपकी शर्त पूर्णतः संतुष्ट होती है। इस प्रकार इसका परिसर हो जाएगा 1, 3, 5, 11 एंड 13। ये इसी तरह देखिए 7वां कितना बढ़िया सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, परिसर दिया है इसमें, शायद f का परिसर दिया है, f का परिसर ये दिया है 3 और आपसे पूछा गया है समुच्चय ए क्या होगा और फंक्शन आपका है f is such that a tends to z प्लस, माइनस नहीं, एफ एन इक्वल टू पी, जहां पी एन का उच्चतम अभाज्य गुणनखंड है। यदि एफ का परिसर 3 है तो ए ज्ञात करिए। भाई देखिए, अब ए ज्ञात करने के लिए तो कई पॉसिबिलिटी बन सकती है। 3 6 हो सकता है, 3 9 हो सकता है, 3 12 हो सकता है, क्योंकि ये परिसर है परिसर भी तो, परिसर के लिए देखिए शर्त दिया गया है कि एफ एन बराबर पी, जहां पी एन का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब देखिए 3 जिसका गुणनखंड होगा, जिसका होगा वो सब हो सकते हैं, वो सभी पॉसिबिलिटी है। अब 3 का पढ़ा पढ़ते जाइए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, सबका अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसलिए ये सब हो सकते हैं, आदि करके आप छोड़ सकते हैं। ऐसे और भी तमाम पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है, सब हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। वह प्रांत ज्ञात कीजिए जिसके लिए f(x) बराबर 2x² माइनस 1 एंड
जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x समान है, इक्वल है। प्रश्नानुसार क्योंकि एफ एक्स बराबर जी एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x और 3x माइनस 2 और फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 3x। तो ये तो अच्छा हाँ ठीक है, -2 हो गया, 2 दूनी 4, तो आप कर दीजिए प्लस 4x माइनस x माइनस 2, तो 2x कॉमन, x धन 2 यानी x धन 2 और ये हो जाएगा 2x धन 1, दोनों को 0 करोगे तो -2 और 1/2, ये आपके प्रांत बनेंगे। इसका प्रांत हो जाएगा -2, 1/2। ये देखिए प्रांत हो गया शर्त के अनुसार, जैसी शर्त है उसी के अनुसार मैंने सॉल्व किया। और 8वां, ठीक, कैलकुलेशन आपका चेक कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक फिर से आपको होमवर्क दे देता हूं। कल ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा कल के वीडियो में। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा 13 चैप्टर है, पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए सब। इसमें देखिए प्रमुख चीज है फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना, इसे जरूर आप सीख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ती है। और प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमको मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा निश्चित रूप से। और करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, ए दिया है, बी दिया है, ए से बी में कौन सा संबंध फलन है बताइए। आप केवल पहले को देखिए कि किसी एक मान के लिए y का 2 मान तो नहीं है। जैसे ये देखो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, P1 Q2 R1 S2 ये फलन है, क्योंकि पहले जितने हैं सब ए के भिन्न भिन्न मान है, यानी प्रांत के सभी भिन्न भिन्न अवयवों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये फलन है। R2 में P1 QN R1 S1 ये भी फलन है। प्रांत के कई का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक का 2 प्रतिबिंब नहीं होगा। एक का 2 नहीं, बल्कि कई का 1, 2 का 1 होगा, 3 का 1 होगा, 4 का 1 हो सकता है, इसलिए फलन है। यहां देखिए R3 में P का भी 1 है और P का भी 2 है। अब ये फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब संभव नहीं है। ये फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए ये फलन नहीं है। इस तरह आप इसको आसानी से पहचान लेंगे, ये भी सवाल हो जाएगा। इसी तरह 11 है, तो आप जहां तक आप कर पाइएगा बच्चों करिएगा, जो नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके और आपके पास सेंड कर दूंगा। ये खत्म हो जाएगा, जब फलन खत्म होगा धीरे धीरे तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।